अंबाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंबाला मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैम बिल्कुल मतलब जो है और कितना तोड़ेंगे मैम बाजार को आप? कहीं से रिकवरी की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है या फिर ये 25,400 25,343 ये सब कुछ अब टूटते हुए ही दिखाई देंगे? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी मार्केट को लेकर के अभी? मार्केट अभी भी वीक है। एंड विपुल जी नमस्कार, सभी व्यूअर्स को, आस्था जी को, आप सभी को नमस्कार। लेकिन मार्केट मैं नहीं तोड़ रही हूँ। मेरी हम्म, तो एनालिसिस ऐसी है कि मैं मतलब इस टूटते मार्केट में मेरा पैसा है मार्केट में लगा है, मुझे हम्म, भी उतना ही दर्द है जितना सबको है, लेकिन करूँ क्या? हम्म, जो दिख रहा है उसी को बोलना पड़ेगा। अभी 25-100 के आसपास की मार्केट लगती है, उसके पीछे सिर्फ मैक्रो फैक्टर नहीं है, अपने खुद के फैक्टर्स है। एंड है अभी 25-100 के आसपास की तैयारी है, तो उसी हिसाब से ट्रेड प्लान कीजिए। एंड रही बात ओवरऑल की क्यों ऐसा हो रहा है, तो सुबह के जब हम शो में जुड़े थे तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है, एक्सपेंसिवनेस मार्केट की एक बार चल जाती है, लेकिन अगर आपकी अर्निंग सपोर्ट कर जाए, अगर आपकी करेंसी सपोर्ट कर जाए, मैक्रो फैक्टर तो चलिए दो बार के बारे होते बातें हो गई, लेकिन अगर आपकी जो अर्निंग्स है वहां पर सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी करेंसी जो है अभी भी डेप्रिशिएट होगी। मतलब मुझे ये कहना पड़ेगा, बट आई हैव टू से दिस, हम्म, मतलब अभी 91 के आसपास है अपना यूएसडी आईएनआर के आसपास। बहुत चांसेस है मार्च आते आते 92 चला जाएगा। तो जब ये दिख ही रहा है तो लोग क्यों मार्केट में पैसा लगे रहने देंगे? आउटफ्लो तो होगा मार्केट से, और जब ये होगा तो डेफिनेटली बात है कि जो मार्केट में जो सपोर्ट है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाहर से जब तक नहीं इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं कुछ खास दिखेगा नहीं। तो फिलहाल के लिए अर्निंग एक मेजर ट्रिगर था, वो भी नेगेटिव है, बजट में कुछ खास रह नहीं गया है, और जैसी ग्लोबल मार्केट सबके लिए है हमारे पास भी वैसी ही है। अब इन सब चीजों के साथ साथ कुछ ऑप्शंस ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं, जैसे कि मेक्सिको वाला मार्केट हो गया, ब्राजीलियन मार्केट हो गया, चाइनीज मार्केट में भी हम देखेंगे कि वहां पर इनफ्लो बढ़ेगा। तो ये सब चीजों में सस्ते ऑप्शंस मिल रहे हैं लोगों को, डेरिवेटिव वाले ऑप्शंस नहीं, सस्ती अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लोगों को, इसलिए शायद भारत का थोड़ा सा अभी मंदी जिसको बोलते हैं ना, मंदी शायद थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो गया, सुस्ती वर्ड जिसको बोल सकते हैं, कि थोड़ा करेक्टिव मूव अभी चलेगा, तो उस हम्म, हिसाब से ट्रेड प्लान कीजिए। और इस नोट पर एक बात मैं जरूर बोलना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि हर गिरावट खरीदने लायक नहीं होती, मैं मानती हूँ कि हर गिरावट एक मौका नहीं होता, लेकिन मेरे दोस्त ये भी याद रखो कि बड़ी गिरावट में ही तो मौके छुपे होते हैं। तो तैयार रहिए, कोशिश करिए, पेशेंस रखिए। इस मार्केट में जब भी 25-100 के आसपास निफ्टी आ जाती है, तब वहां पर अपनी पसंद के अच्छे स्टॉक्स को रडार पे रखो, खरीदने की फिर कोशिश करना विद द व्यू इन्वेस्टमेंट 2 साल तक के हिसाब से। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और ये शेरो शायरी मैम अंबाला मैम आजकल बड़ी शानदार शानदार करने लगी, बहुत अच्छी बात। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जो है जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ चुके हैं और लगातार प्रश्नों की झड़ी जो है वो लगी हुई है। बिलेनियर बॉय के नाम से हमारे पहले दर्शक हैं, कह रहे हैं मेरे प्रिय महागुरुओं को सादर नमस्कार। और इन्होंने आरआईएल और आईआरएफसी पे धन्यवाद पूछा लेती हूँ। हुआ है। आईआरएफसी पे जो है प्रश्न है, आस्था मैम आप बताइए, 122 की इनकी बाइंग है और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। आईआरएफसी अभी ट्रेड करता हुआ 116 पे 3.25% आज नीचे। बहुत लोगों ने इस उम्मीद में जो है खरीदारी की कि बजट के इर्द गिर्द आएगी रिकवरी, लेकिन आई नहीं। आपकी टिप्पणी क्या है? एक दो दिन की रैली के बाद फिर सब ठंडे पड़ गए। आईआरएफसी में अभी क्या करें? कि आईआरएफसी की बात करें तो बिल्कुल ये ठंडा पड़ा हुआ काउंटर है। और ये जो हम वीकनेस देख रहे हैं ये आज की नहीं है, आज की तो वीकनेस मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है, लेकिन ये जो वीकनेस आ रही है लगभग 2 या 3, इससे पहले के ट्रेडिंग सेशंस भी ऐसे थे जहां पे कि ये एक कंटिन्यूसली वीकनेस ही दिखाता हुआ नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काउंटर है 122 पे इनकी खरीद है, अभी तो थोड़ा और वीक होगा। अगर ये लंबी अवधि के लिए यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं तो फिर ये बिल्कुल बने रहे एक स्टॉप लॉस के साथ, जो कि लगभग अभी इन स्तरों पे जो बन रहा है वो 109 का बन रहा है। तो 108 या 109 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रख ले पोजीशन पे, लेकिन वो स्टॉप लॉस ट्रिगर जब ही करना है जबकि उसके नीचे बंद हो। तो आप 108 का रख लीजिए स्टॉप लॉस ऑन द सेफर साइड, और अपनी पोजीशंस में बने रहें, ये मानते हुए कि ये स्टॉक अभी थोड़ी सी वीकनेस और दिखा सकता है, उसकी तैयारी रखें। लेकिन 108 के नीचे की संभावना, जाने की संभावना अभी काफी कम लगती है। तो उसी उम्मीद के चलते
हम 108 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं और बने रहिए। ऊपरी अगर साइड की भी बात करें कि कहाँ पे जाके ये थोड़ा ठीक होने लगेगा, तो जो इनकी खरीद का लेवल है 122 123 के आसपास, वो ही एग्जैक्टली एक ऐसा लेवल आप अभी मानिए जो कि इसके लिए बार बार एक रुकावट का काम कर रहा है और इसे ऊपर जाने नहीं दे रहा। तो 122 123 के लेवल ने अगर इसने तोड़ा उन लेवल्स को, तो बिल्कुल फिर ये काउंटर वापस से बढ़िया तेज हो जाएगा, जो कि 130 135 तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाल फिलहाल में 122 का टूटना जरूरी है और नीचे में 108 के टूटने की चांसेस कम लग रही है। तो स्टॉप लॉस रखें 108 का और पोजीशन में बने रहें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और अब चलते हैं राजकुमार प्रसाद जी का प्रश्न लेकर के। और कह रहे हैं कि सम्मान कैपिटल में कह रहे हैं कि क्या बाय किया जा सकता है सर। 130 रुपये की इनकी खरीद है, स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। सम्मान कैपिटल में बीच में एक जो है रैली देखने को मिली थी और उस दौरान काफ़ी लोगों ने इसमें पोजीशन बनाई थी। 1.5% के आसपास की आज गिरावट है, 138 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। भाई साहब ने जो है ख़रीदा हुआ है। मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सम्मान कैपिटल को लेकर के? मेरा एक सिंपल स्टेट व्यू यही रहेगा कि आज 138 पर है, प्लीज बुक योर प्रॉफिट। और रही बात फ्रेश खरीदारी की, तो अभी कोई फ्रेश खरीदारी का व्यू भी नहीं है। अगर आपको खरीदना ही है तो आप कम से कम 115-20 का वेट करिए, उससे पहले कोई फ्रेश बाइंग का कोई भी यहाँ पर नहीं बनता। सो यू आर इन प्रॉफिट। 130 की बाइंग है, 8 रुपए लगभग 2.5-3% आपको मिल रहा है, उसको रेस्पेक्ट करिए। सम्मान कैपिटल में रेस्पेक्ट योर सम्मान योर प्रॉफिट जो भी आपको मिल रहा है, बट फिलहाल के लिए नो फ्रेश बाइंग। नहीं खरीदारी मत कीजिए। 8-9 रुपए इनको मिल रहे हैं तो इसको स्टॉप लॉस लगा करके नहीं रखना है ना, अभी तो होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट बुक कर लें। नहीं नहीं, बिल्कुल अभी सपाट प्रॉफिट बुक। माहौल अच्छा नहीं है, चुपचाप शांति से मुनाफा 8-9 रुपये मिल रहे हैं, घर लेकर के बैठिए। जब थोड़ी सी रिकवरी आने लगेगी या कहीं कोई सही लेवल आएंगे तो फिर आपसे जो है दोबारा आप प्रश्न पूछ लीजिएगा, दोबारा डिस्कस कर लिया जाएगा। अर्चना जी से बातचीत कर लेते हैं, नासिक से हैं। अर्चना जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सब कैसे हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं मैम। कैसे लग रहे हैं आपको कार्यक्रम अर्चना जी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बताइए कैसे याद किया, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, मेरा अंबाला मैम से क्वेश्चन था। बताइए। सर, मैंने एक शो में सुना था, मैंने ओला इलेक्ट्रिक खरीदा है मैम की रिकमेंडेशन से। एक शो में सुना था कि 37-39 पे आया तो खरीद सकते हैं, तो मैंने उसी को लेके मैंने 39 पे खरीदारी की। और मैम ने कहा था 29 का स्टॉप लॉस है, उनका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है, बट उनका व्यू जानना था कि अभी भी मैं बनी रहूं ना इसके अंदर, कि उनका क्या व्यू है, कंफर्मेशन चाहिए था उनसे। हालात मैंने मतलब मैं 6 महीने तक मैं रुक सकती हूँ, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट की तरह लिया था। चलिए, हालांकि बहुत अच्छे हालात तो नहीं अभी दिखाई दे रहे हैं फंडामेंटली। बाकी मैम से पूछते हैं कि चार्ट पे कुछ दिख रहा है उनको। मैम, अर्चना जी ने लिया हुआ है ओला, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अर्चना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो वे ऑफ टॉक है ना, बहुत ही सूदिंग है। मतलब बहुत सॉफ्ट वे में आप बात कर रहे हैं, अच्छा लगा सुन के आपकी आवाज। एंड ओला इलेक्ट्रिक के लिए आज सुबह जो आपका आज सुबह भी किसी का सवाल आया था, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट आज मैंने इसमें अर्ली एग्जिट सजेस्ट किया था मॉर्निंग में भी, और अभी भी अगर आप इसमें हैं तो आज मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्लीज उसको नोट कर सकते हैं कि इसमें मेरी तरफ से आज ये एक अर्ली एग्जिट है। आई डोंट वांट टू वेट इन दिस फॉर स्टॉप लॉस ऑल्सो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये 29 पर भी नहीं रुकेगा। देयर इज समथिंग जो इसमें थोड़ा सा और वीकनेस की तरफ कंटिन्यू हो सकता है, एंड आई डाउट कि 25 तक भी आई पॉसिबिलिटीज बन रही है। सो डोंट वेट फॉर द स्टॉप लॉस। अभी आप ये 32 रुपए 93 पैसे, आपको 32 रुपए के 32-37 के बीच में एग्जिट मिल रहा है, प्लीज इस एग्जिट को फिलहाल ले लीजिए। कुछ दूसरे काउंटर्स जब कभी भी आएंगे आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। आप बेशक इसको होल्ड करना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल ये 6 महीने के नजरिए से मुझे सेफ काउंटर नहीं लग रहा है। तो डाउन साइड ज्यादा दिख रही है और पॉसिबिलिटीज बनेगी, ऐसा नहीं बनेगी, लेकिन अभी रिस्क जो है 6 महीने के पॉसिबल टारगेट से ज्यादा लग रहा है, तो फिलहाल के लिए इट्स एन अर्ली एग्जिट। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। जाम कोडरमा से हमारे अगले दर्शक एक सवाल पूछना चाह रहे हैं मॉस्शिप को लेकर के, और वो राय जानना चाह रहे हैं आस्था मैम की। आस्था मैम वो कह रहे हैं कि वो आपके प्रशंसक हैं दिलीप जी, और जो है जाम कोडरमा गुजरात से बोल रहे हैं
अभी मॉसिप में फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है क्या? जिस तरीके से ये टूट रहा है, अभी खरीदें या और वेट करें? अभी मॉसिप को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? 4% के आसपास की गिरावट, नए इंट्राडे लो बनते हुए, क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए मेरी सलाह तो अभी कोई भी खरीदारी करने की नहीं है। जैसा कि हमने जो पहला सेगमेंट था उसी में हमने बात की थी कि मार्केट की ये जो गिरावट है ये थोड़ी और गहरा सकती है। तो जब हमें लग रहा है कि मार्केट्स अभी और ज़्यादा यहाँ से टूट सकते हैं, तो मुझे लगता है स्टॉक्स में भी एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो मौके मिलेंगे इनको खरीदने के, लेकिन वो मौका अभी नहीं है। तो मैं इन्हें यही सलाह दूँगी कि अभी रुक जाइए, अभी इसमें खरीदारी ना करें। खरीदारी के लिए मुझे वैसे तो लगता है कि एक लेवल अच्छा खासा है 155 का। तो उस तरह पे आ जाए 150 155 का ज़ोन काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़ोन है इसके लिए। उसके नीचे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो लगता है संभावना कम है। लेकिन फिर भी मैं इन्हें एक दरख्वास्त करूँगी कि जभी भी एक बार 155 150 का स्तर आता है, तो इसी शो में एक बार वापस से कॉल करके पूछ लें। बाकी अभी नहीं इसमें एंट्री करनी है। उन स्तरों पे एंट्री के मौके अच्छे होंगे, लेकिन उस टाइम मार्केट की सिचुएशन कैसी होगी, इसके रिजल्ट्स कैसे आएँगे, हमें उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो जब वो लेवल आते हैं, तो तुरंत उसमें ना कूदें। एक बार यहीं पे प्रश्न पूछ लीजिए, सवाल कर लीजिए और उसके बाद एंट्री करें। अभी की एंट्री के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी राय नहीं। अभी की एंट्री के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी राय नहीं है, ये सलाह आपके लिए निकल करके आई है। तो आप लोग इसका रखें ध्यान। इन सब के बीच में चलते हैं अगले दर्शक की टिप्पणी के लिए। और अगले दर्शक जो है हमारे जानना चाह रहे हैं बीसीसीएल को लेकर के फ्रेश बाइंग करने के लिए। अच्छा, बीसीसीएल पे आज बहुत सारे सवाल सुबह भी थे, कल से ही आ रहे हैं, और इस पर मैं चाहूँगा आप दोनों, चूँकि हमारे विशेष मेहमान हैं और दोनों लोगों की आईपीओ बाज़ार पे टिप्पणियाँ करते रहते हैं आप लोग, तो मैं चाहूँगा कि दोनों की राय हो जाए। भले ही दोनों की राय अलग अलग हो, लेकिन जो है इस पर राय दोनों की हो जाए। सबसे पहले अम्बाला मैम, फ्रेश एंट्री के लिए क्या ये लेवल सही है? सुबह आपसे इस पर बातचीत हुई थी, लेकिन इस समय हो सकता है बहुत सारे लोग नए जुड़े हों, जो नए सवाल आ रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? मैं वेट करना सजेस्ट करूंगी। कम से कम 7 से 8% का डिप ढूंढिए और वो 37 38 के आसपास आ जाएगा। जब वो आ जाए तब आप एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं। विद स्टॉप लॉस एट 28, डीप स्टॉप लॉस है, परसेंटेज वाइज ज्यादा है, तो एक्सपोजर कम करिएगा। उसके बाद जो मिनिमम फर्स्ट टारगेट है 55 से लेकर के 70 तक बीसीसीएल में आप देख पाएंगे। बट अभी थोड़ा सा रुको, 2-4 दिन का टाइम देंगे, यही आपको अच्छी एंट्री दे देगा। एंड जो लोग पहले से प्रॉफिट में हैं, यानी जिनको आईपीओ मिल गया है, वो लोग प्लीज अपने जो डिप्लॉयड कैपिटल है उसको निकाल लीजिए और जो प्रॉफिट है उसको सालों साल के हिसाब से पड़े रहने दीजिए। इसमें ये अच्छा चल जाएगा और आपको पता भी नहीं चल, मतलब अच्छा खासा गेन आपको करके दे सकता है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी फिलहाल आप इसमें यूज करिए। ओवर एक्सपोज्ड अभी होने का समय नहीं है। ओवर एक्सपोज, अब ये जो है अम्बाला जी का मानना है कि ओवर एक्सपोज अभी होने का वक्त नहीं है। आस्था जी की राय क्या है? आस्था मैम, आप बताइए कि काफ़ी लोग जो है वो 100% प्रीमियम पे लिस्टिंग के बावजूद अभी भी ख़रीदना चाह रहे हैं 41-42 के आसपास। क्या इसमें नई एंट्री ली जा सकती है जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए? और जो लोगों को मिल गया है और अभी तक होल्ड करे हैं, क्या प्रॉफिट बुक कर लें या बने रहें? देखिए, जब हम इस आईपीओ की चर्चा कर रहे थे उस समय भी मैंने साफ बोला था कि जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन इसमें बिल्कुल आप मत एंट्री करिएगा, इसको होने दीजिएगा। और उस समय जब भी हमने आईपीओ की डिस्कशन की थी तब तो शायद आईपीओ स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तभी हमारा आइडिया था कि 30-35 की रेंज में अगर वापस से खरीदने के मौके मिलेंगे तो 30 रुपए के आसपास तक मैंने प्रिडिक्ट किया था। तो जिस तरह की लिस्टिंग हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई है, हमारी उम्मीद से भी काफी अच्छी हुई है। तो अब उस तरह की लिस्टिंग को देख के जो मुझे अब नेक्स्ट लगता है कि यहाँ से कहाँ खरीदने के मौके अच्छे हैं, तो वो अगेन मैं अपनी जो पहले वाली राय थी जब तो आईपीओ स्टार्ट भी नहीं हुआ था उसी पे कायम हूँ। 30 से 35 के बीच में ये कहीं मिलता है। मेरे हिसाब से 30 तक जाने की उम्मीद तो काफी कम है, लेकिन हाँ, हायर साइड पे 35, लोअर साइड पे 30, तो ये बैंड के बीच में कहीं पे भी मिलता है। तो आप इसमें फिर खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। अभी ना करें, मोटा मोटी मानिए तो 35 रुपए के आसपास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो 35 का रेंज मुझे लगता है 35 तक आता है, तो वहां पे फिर आप खरीदारी के मौके तलाशिए, अभी कुछ ना करें। अच्छा, जिन्होंने आईपीओ के वक्त अलॉटमेंट लिए थे, अगर उन्हें निकलने की जल्दी नहीं है तब तो बिल्कुल होल्ड करना ही सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन है, क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए बोला गया था वैसे भी, और लिस्टिंग गेन के लिए भी बोला गया था। लेकिन अब जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन है, अगर चाहें तो 40-41 रुपए के आसपास
थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर सकते हैं। पूरी क्वांटिटी से एग्जिट ना करें, 100% एग्जिट करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 25% ऑफ द क्वांटिटी जो कि आईपीओ अलॉटमेंट के वक्त लगे थे उसका एक मुनाफा वसूली जरूर करें, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन अभी काफी वीक बनी हुई है और 40-41 रुपए के जोन में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल भी करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, बहुत बड़ा गेन लेके ही निकलेंगे। लेकिन मैं फिर से एम्फोसाइज कर रही हूँ, फुल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, 75% ऑफ द क्वांटिटी को पोर्टफोलियो में रखना है और नई एंट्री 30 से 35 के जोन में करनी है। चलिए ठीक है, तो मोटी मोटी बात जो है आप लोगों की एक जैसी है, तो मुझे लगा था हो सकता है कोई बहुत विपरीत राय निकले तो थोड़ा दर्शकों को चुनने में मुश्किल होती है, लेकिन ठीक है, लेवल थोड़े ऊपर नीचे हैं, लेकिन अभी तुरंत जो है नहीं खरीदने की सलाह है और जिनको मिला हुआ है वो बड़ा हिस्सा जो है वो अभी होल्ड करके चले, अपनी कैपिटल चाहें तो थोड़ी सी फ्री कर लें, ये राय यहाँ पर निकल के आई है। चलिए, इस बीच कनिका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बातचीत करने के लिए, कुरुक्षेत्र से हैं। कनिका जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं मैम आप? हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया, आप बताओ सर। हम भी बहुत अच्छे हैं मैम, और बताइए आपको कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें हमें इंसाइट मिलता रहता है कि मार्केट के साथ कैसे चलना है, और मैम और सर सभी हमें बहुत अच्छे टिप्स देते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक ही जिम्मेदारी है, कुरुक्षेत्र के अंदर आप हैं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और ज़्यादा लोगों के साथ, आप ही हमारी एम्बेसडर हैं, आप ही जैसे लोग, तो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए प्रोग्राम को। बाकी आज बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर। सर मेरे पास ट्रांसरेल लाइटिंग के 100 शेयर्स हैं जो मैंने 663 के बाय किए थे। 663 पे बाएंगे आपकी? हाँ जी सर। ओ, अभी तो काफ़ी लॉस हो रहा है आपको यहाँ पर, कब तक होल्ड कर सकती है मैम? सर 2 मंथ्स तक मैं होल्ड कर सकती हूँ, तो अगर रिकवरी के कुछ चांसेस हो इसमें, अदरवाइज सेल आउट ही ऑप्शन। ठीक ठीक ठीक। अगर रिकवरी के चांसेस हों तो ये 2-2.5 महीने रुकेंगी, अदरवाइज फिर नुकसान बुक कर लेंगी मैम। एक महीने में अंबाला जी 20% से ज़्यादा की गिरावट आ गई है, 477 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। क्या व्यू है अभी ट्रांसरेल लाइटिंग को लेकर के, आप बताइए क्या अभी करना चाहिए? स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, सिंपल। लेकिन थोड़ा सा एक पुल बैक की पॉसिबिलिटीज बन तो रही है, बट इट वोंट बी एब्सोल्यूट एग्जिट, अ प्रॉफिटेबल एग्जिट तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी आपको मिलेगा। 2 साल का समय इसके लिए छोटा है, बट रिस्क कम हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। तो हियर आई वुड जस्ट सिंपल से कि आप अभी ये 475-76 पर है, अगर आप मेंटेन कर सकती हैं तो आप एक स्टॉप लॉस 450 पर जरूर रख लीजिए, इसके नीचे इसको होल्ड मत करिएगा। एंड चांसेस है कि अगर एक लेवल इंपॉर्टेंट है इसमें 495 का, यानी 495 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग कर दिया इसने अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर में, तो फिर चांसेस बहुत बन जाएंगे कि 540 तक और 570 तक एक बार निकल जाए। बट उसके लिए भी, इस मूवमेंट के लिए भी आपका स्टॉप लॉस जो है 450 के नीचे नहीं रहना चाहिए। सो सिंपली प्लीज मेंटेन अ स्टॉप लॉस एंड डू वॉच कीनली कि ये 495 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। फिर यहाँ से एक एक शॉर्ट टर्म स्विंग या बाउंस, जो भी आपको उसको नाम देना है, बन सकता है। तो फिलहाल के लिए ओवरसोल्ड है, थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच वाली कंडीशन बनती है, बट उसको देख लीजिए। बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी रिकमेंडेशन कभी भी दे या फिर आप अपनी एनालिसिस को भी प्ले कर रहे हो, स्टॉप लॉस को वरीयता दीजिए, स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दीजिए, ताकि आप एक इमोशनल डिसीजन ना लें। फिर आपको एक टेक्निकल फंडामेंटल जो भी है आपको दिख रहा है, सिंपली स्टॉप लॉस को आई हैव टू से दिस, स्टॉप लॉस के साथ में मनमानी मत करिए। जब वो ट्रिगर्ड हो रहा है, चाहे कहीं से भी हो रहा हो, तो उसको समझते हुए अपने कैपिटल को प्रोटेक्शन दीजिए, ये जरूरी है आगे की रिकमेंडेशन जब भी आप फॉलो करें। बट फिलहाल के लिए 450 ब्रेकआउट 495 के ऊपर ट्रैक करिए, फिर उसके बाद आप होल्ड कर सकती है। ठीक। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा सवाल, हाँ कुछ कह रहे हैं मैम? आज मुझे स्टॉक्स में तो उतना मूवमेंट नहीं लग रहा, बट नेचुरल गैस, मैं कल भी सोच रही थी कि नेचुरल गैस मैं 250-55 पर आपको शेयर करूं, लेकिन दे नहीं पाई, फिर मेंबर्स के साथ रेकमेंड कर दिया था। फिर से नेचुरल गैस में 272, 73, 75, मतलब इस रेंज में अभी फरवरी नेचुरल गैस फ्यूचर जो है विपुल जी 273.50 पे है, यानी
273-74 के बीच में है। यहाँ से एक बाइंग का व्यू बनता है जिसमें कि कम से कम हमको 22-23 पॉइंट एज अ फर्स्ट टारगेट 295 का, 310 और 350 का, ये 3 टारगेट्स के लिए हम नेचुरल गैस को देख सकते हैं। एक्सपायरी इसकी जल्दी होने पूरा हमको टाइम मिलेगा, अगले महीने की एक्सपायरी है ये। तो यहाँ पर एक ट्रेड का व्यू लॉन्ग हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें हेजिंग की जरूरत मुझे नहीं लगती, डायरेक्शनल कॉल भी हम लॉन्ग फ्यूचर यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये ट्रेड है। नेचुरल गैस में जो लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं वो करंट लेवल पे 273-74 के आसपास फरवरी फ्यूचर प्लस करके जा सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट 295, 310 और 350 एग्जैक्टली। एंड स्टॉप लॉस जो यहाँ पर रहेगा वो हमको 250 का मेंटेन करना है, 250 का स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, तो ये जो है हमारे जो दर्शक कमोडिटी बाजार में भी ट्रेड करते हैं उनके लिए नेचुरल गैस में अगर ट्रेड करना चाहें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 250 का स्टॉप लॉस लगाइए। फरवरी जो है फ्यूचर जो है नेचुरल गैस का प्लस करना है। 295, 310, 350 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी पे चलते हैं और बिमल सिंह रावल जी कह रहे हैं सब्र का दामन थाम के चलिए, सिर्फ अच्छी कंपनियों में ही निवेश डालिए, लालच में जो यहाँ कूद जाते हैं अक्सर वही लोग डूब जाते हैं। वाह वाह, बहुत सारी चीज़ें ज्ञान जो है लोग अपने अपने देते रहते हैं। और इनका सवाल है कई सारे शेयरों पर, लेकिन हम जो है बीएससी और सीडीएसएल पे आस्था मैम का व्यू ले लेते हैं। आस्था मैम फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से बिमल सिंह जी, और बीएससी और सीडीएसएल पे आपकी राय है, बाकी शेयरों पे बाद में बात कर लेंगे। और एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, आप लोग तब तक इसका उत्तर ढूंढ लीजिए, और वो सवाल है सोनिका राजपूत जी का, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन कई लोगों के सवाल हैं। मैम कोई स्टॉक बता दीजिए 3 महीने के लिए, कोई कह रहा है 6 महीने के लिए, कोई कह रहा है 2 महीने के लिए, कोई कह रहा है 15 दिन के लिए, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो अगर कोई ऐसा कोई ट्रेड आप लोगों के मन में जहन में हो तो आप लोग जब चाहें तो शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सवाल लगातार आ रहे हैं। ये तो नाम खाली मैंने सोनिका जी का लिया है, और भी लोग हैं। तो बीएससी और सीडीएसएल, आस्था मैम। जी देखिए, बीएससी में एंट्री करने के लिए लेवल्स पूछे हैं, तो अभी जिस तरह से स्टॉक मार्केट में हम गिरावट देख रहे हैं, थोड़ा सा असर बीएससी पे ऑफ कोर्स होगा, और वो हम देख भी रहे हैं। लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन से ही लगातार ये लोअर लोस लोअर हाइस की फॉर्मेशन कर रहा है, और जब इस तरह की फॉर्मेशन होती है तो वो ये सिग्नल करती है, ये सिग्निफाई करती है कि थोड़ी गिरावट और आ सकती है। मुझे लगता है अभी इसमें खरीदारी के मौके ना तलाशें, खरीदारी करनी है तो अभी चल रहा है ये 2688 के आसपास, अराउंड द लेवल ऑफ 2600 टू 2580। मोटा मोटी मानिए तो 2600 के जोन में एक बार आता है तो वहां पे मौके तलाशेंगे। अभी हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हम बॉटम में ना खरीद पाए, लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आती है मार्केट्स में, जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई है उनको लेके, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए और अभी रुक जाइए। अभी इसमें तुरंत खरीदारी के मौके ना तलाशें। 2600 के आसपास आता है तो उस समय इसको कंसिडर किया जा सकता है। दूसरी तरफ सीडीएसएल, अब देखिए दोनों ही मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, तो डेफिनेटली अगर मार्केट्स वीक होंगे तो इन स्टॉक प्राइसेस पे भी असर आएगा, और बीएससी के कंपैरिजन में सीडीएसएल ज्यादा वीक लग रहा है। आज का जो मूवमेंट है एक शार्प डाउन साइड मोमेंटम इस काउंटर ने दिखाया है। अभी इसे थोड़ा सा और मुझे लगता है हमें समय देना चाहिए, खरीदारी के मौके अभी तुरंत नहीं तलाशने चाहिए। 1350 के आसपास ये अभी काउंटर चल रहा है, देखा जाएगा। इसमें अगर 1250 से लेके 1200 के जोन मिलते हैं, मोटा मोटी मानिए तो 1250 के आसपास आता है, फिर उसमें एक बार कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तो दोनों ही काउंटर ऐसे हैं जिससे में कि मैं इन स्तरों पे खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रही। ये बात जो है निकल करके आई है। और इस सब के बीच में आज सुबह भी काफ़ी सारे सवाल थे कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। नरेश कुमार जी का सवाल ले लेते हैं, और हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं मेरा भी सवाल ले लो। राधे राधे, राम राम जी, आपको भी राधे राधे। कल्याण ज्वेलर्स 479 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है, 100 शेयर हैं इनके पास, और कहना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। स्टॉप लॉस बता दो, प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म रख लूँगा। अगर प्रॉफिट होगा तो लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं। 479 की बाइंग है तो करीब 20-25 रुपये का नुकसान हो रहा है इनको। आज कल्याण ज्वेलर्स में इस गिरते बाजार में भी हमने शुरुआती सत्र में अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था, बाद में फिर मामला हल्का पड़ गया। मैम आपकी टिप्पणी अंबाला जी। जी, 1 साल का नजरिया है तो रख लीजिए, प्रॉफिट इसमें बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फंडामेंटली कंपनी ठीक है,
फाइनेंशियल्स ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर जो ओवरऑल मार्केट के जो ना ग्लूम्स है बस उसी की वजह से लग रहा है, बट फिलहाल के लिए अगर मैं इसके मल्टीपल्स को थोड़ा सा साइडलाइन कर दूं जिसकी वजह से ये स्लो चलेगा कुछ क्वार्टर, 1 या 2 क्वार्टर मैक्स, उसको अगर हम साइड को करके थोड़ा देखें तो ये स्टॉक चलने लायक है। तो रही बात कि हम इसको कहाँ तक की एक्सपेक्टेशन, एक साल में, पिछले एक साल में इसका जो रिटर्न है वो माइनस का है, यानी 8.5-9% लगभग इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं चार्ट पर, लेकिन कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेस पर अगर आप देखोगे तो 90% के आसपास का प्रॉफिट है। तो उसके हिसाब से जस्टिफिकेशन अभी अगर हम मल्टीपल्स पर देखें तो सेक्टर से दुगने मल्टीपल्स पर है। तो ये सारी चीजें ये बता रही है कि जब भी इसमें थोड़ा सा प्राइस वैल्यूएशन एडजस्टमेंट और हो जाएगी ना, तो ये प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के बाद में स्टॉक चलना चाहिए। तो आप एक साल का नजरिया रख के चलो यहां से, एंड कम से कम आप मान के चलिए कि 540 रुपए का आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनना चाहिए, एंड दूसरा टारगेट लगभग 570 का। तो एक साल के नजरिया आपके पास में है, होल्ड करके चल लीजिए। रही बात स्टॉप लॉस, तो मैं इसमें ये मतलब इट्स अ गुड स्टॉक, तो मैं इसमें स्टॉप लॉस आपको ऐसे नहीं बोल सकती कि बहुत एग्रेसिव स्टॉप लॉस रखिए। एक बहुत पेनफुल एग्जिट अगर बन सकता है तो वो 410 के नीचे ही बनता है, उससे अलग की जरूरत नहीं है इसमें। अदरवाइज ये थोड़ा सा अगर और नीचे आता है मैं 1-2 हफ्ते के अंदर अगर, तो 430 के आसपास ना थोड़ा बहुत एडिशन करिए ताकि आपका एवरेज प्राइस बेटर हो जाए, एंड देन होल्ड इट फॉर अनदर 1 ईयर, इट इज अ गुड पिक। चलिए ठीक, ये बात है यहाँ पर। अभिषेक जैन जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं नमस्ते सर, आस्था मैम को जय जनेंद्र, और कह रहे हैं कि मैम आइनॉक्स विंड में बुरी तरह फंस गया हूँ, 1000 शेयर है 141 में, मैम रुकना है अभी या फिर निकल जाना चाहिए। आइनॉक्स विंड पे सुबह भी काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे थे, अब लोगों का धैर्य थोड़ा सा जवाब दे रहा है। मैम 108 पे आ गया और इन्होंने तो काफ़ी ऊपर लिए हुए हैं, क्या सलाह रहेगी? 141 की खरीद है, इनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आइनॉक्स विंड में इन्होंने एक तो शायद स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो सभी को ये निवेदन है और एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। लास्ट 1 ईयर से जो इंडियन इक्विटीज मार्केट है वो इस तरह के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमें रिकवरी देखने को मिल रही हो स्टॉक प्राइजेस में। जो हमने पहले के कुछ कोविड के बाद के जो टाइम देखे थे 2020 से, वैसे टाइम नहीं है। तो अगर आप ट्रेड करने के लिए कोई भी यहाँ पे कदम उठाते हैं तो वो स्टॉप लॉस के बिना ना उठाए, ये सोचते हुए कि वापस से रिकवरी जल्दी आएगी। रिकवरी को टाइम लगता है तो हमारा वहां पे पैसा और समय दोनों लग जाता है। दूसरी तरफ मैं आइनॉक्स विंड की यहाँ पे बात करूं तो ये जो काउंटर है अभी थोड़ा सा वीक ही हुआ है, इनकी काफी ऊपर की खरीद है। देखिए अगर वीकली चार्ट्स की बात करें तो तकरीबन 104 पे इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल 200 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टैंड होता है, यानी कि 200 जो वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो तकरीबन 104-105 के जोन में आ रहा है। अगर उसके भी नीचे गया तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन ये जो नीचे जाने की बात मैं कर रही हूँ ये क्लोजिंग के आधार पे, यानी कि ये जो स्टॉक बंद होता है वो 104 के नीचे बंद होना चालू करे तो थोड़ी दिक्कत में ये काउंटर आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही लिया था इसे तो हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा सर, देखिए। लेकिन अगर आप इसको एक लंबी अवधि के लिए निवेश के तौर पे रख सकते हैं, क्योंकि अमूमन हम लोग यही सोचते हैं कि अब आ गया है तो नुकसान काहे को बुक करने का, इसे रख लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर वो मन है तो फिर इसमें आप बने रहिए, नहीं तो फिर 104 का क्लोजिंग बेस का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। मैं बहुत बड़ा लेवल आपको नहीं दे रही हूँ, यहाँ से सिर्फ 4 रुपए नीचे का दे रही हूँ, लेकिन ट्रेडिंग का मन है तो फिर 104 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहिए। लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं तो फिर बने रहिए, क्योंकि अभी समय लगेगा आपकी कॉस्ट को आने में, और ये समय 6 महीने का भी हो सकता है। तो इतना हम अगर पेशेंस रख सकते हैं, पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिए। चलिए ये राय आपके लिए है। अब हमारे साथ महक जी फोन लाइन पे जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। महक जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं मैम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया सर। सर मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही बोल रहे हैं। कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका शो देखकर ही मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने लगी हूँ। अंबाला जी को मैं बहुत ज्यादा वो करती हूँ। अंबाला मैम को मेरा नमस्कार। हाँ अंबाला मैम सुन रही हैं आपको जी, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? मैंने मजगांव शिप बिल्डर के शेयर लिए हुए हैं, 24 शेयर है मेरे पास, एंड 2480 पे मेरी बाइंग है। तो मैम मैं स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहती थी। आपका नजरिया क्या बताया आपने मैम? कितने समय तक होल्ड कर सकती है महक जी से? सर मैं 6 महीने तक होल्ड कर सकती हूँ। 6 महीने तक, चलिए ठीक है महक जी,
2480 पे लेकर के बैठी हुई हैं। 2365 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। एक महीने में 6-7% करेक्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है अभी आपको, मतलब जिस लेवल पे आपने लिया हुआ है 100 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है इस सेक्टर को लेकर के, और ख़ास तौर से जिस तरह की गतिविधि दुनिया भर में देखने को मिल रही है। मैम 5-6 महीने का नज़रिया है, आपका व्यू क्या होगा मझगांव को लेकर के? देखिए मैम, एक चीज, मैं आज सुबह ये स्टॉक आया था एंड इसीलिए मुझे ये बताना वापस से उस चीज का रेफरेंस देना जरूरी है कि सुबह हम इसमें एक अर्ली एग्जिट पोजीशनिंग में बोल चुकी हूँ। उसका कारण ये है कि अगर इसको संभलना था तो इसको 2300, मतलब आज नहीं टूटा है 2350, लेकिन बहुत लाइकली है कि निकल जाएगा इसके नीचे भी। सो अभी के लिए करंट लेवल पर इसकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अभी आपका ज्यादा लॉस नहीं है, राइट? अभी आप निकल जाइए। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैडम ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के चीजों को देखकर ये विचार मैंने आपके सामने रखा है कि फिलहाल आप इसमें से निकल जाइए। यही स्टॉक में आपको वापस से एंट्री मिलेगी, और वो एंट्री क्लोज टू मिलेगी आपको लगभग 2100 के आस 2100 के आसपास में। तो वहां इसी का पैसा आप इसी में लगाइएगा, तो आपकी ना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ जाएगी एंड स्टॉप लॉस हिटिंग के चांसेस भी आपके कम हो जाएंगे। सो फॉर नाउ इट्स एन अर्ली एग्जिट फ्रॉम माय साइड। अगर अगर आप प्लान कर रहे हैं इसको होल्ड करने का, देन बी अवेयर कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, बहुत सारे लोग PSUs में हैं, बट दैट्स व्हाट कुड हैपन इन दिस, कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर 2100 का भाव इसमें आए और अभी ये लगभग 2350-70 के आसपास में है। तो थोड़ा सा एक डिसीजन लीजिए और फिलहाल दोबारा एंट्री के लिए 2100-2000 के आसपास का प्लान कीजिएगा। एज ऑफ नाउ इट्स एन अर्ली एग्जिट। चलिए अभी के लिए यहाँ से समय से आप निकल जाइए, फिर नीचे आए उसके बाद एंट्री लिए, ये सलाह यहाँ पर है। मैम काफ़ी सवाल जो है डिफेंस को लेकर के हैं, तो आस्था मैम जरा BDL और कोचिन शिपयार्ड देखिए, आज प्रेशर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। BDL 3.5% नीचे है, कोचिन शिपयार्ड भी 3.25% के आसपास नीचे है। क्या यहाँ पर अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी? आपका व्यू क्या है अभी करंट लेवल पे? पहले BDL डिस्कस कर लेते हैं जी। जी बिल्कुल, BDL की बात करें तो डेफिनेटली आज एक अच्छा खासा प्रेशर हमने यहाँ पे प्राइसेस में देखा है, जो कि फर्दर एनहांस होगा, यानी कि यहाँ से बढ़ेगा। 1457 के आसपास अभी ये लगभग ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि 1410 तक भी ये नीचे में जाए, और एक इम्पोर्टेंट लेवल तो 1300 का बना हुआ है, जो कि अभी तो काफी दूर है, पर हाँ वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है और बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे निकलने की सलाह दूंगी, या फिर प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लिया है तो फिर बने रहिए। ये काउंटर्स लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है, और मुझे अभी भी उम्मीद है, नॉट क्योंकि हो सकता है कि अभी कुछ महीनों में तेजी नहीं पकड़े, लेकिन डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार बिल्कुल इस पे फोकस कंटिन्यू रखेगी, और अभी का जो मूड माहौल है वो बिल्कुल मजबूर करेगा हमारी भारत सरकार ही नहीं बल्कि सभी सरकारों को कि डिफेंस पे ज्यादा से ज्यादा अपना बजट एलोकेशन करें। उस सूरत में हो सकता है कि हम वापस से इनमें एक अपसाइड मोमेंटम देखें, और उस समय हो सकता है मार्केट भी अच्छी पोजीशन में हो। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मैं इसी उम्मीद में इन्हें लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए बोल रही हूँ, निकलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल निकल सकते हैं। और दूसरा कोचिन शिपयार्ड में जी, कोचिन शिपयार्ड की बात करें, देखिए मोर और लेस जितने भी डिफेंस काउंटर है उन पे स्टॉक का जो भी रिकमेंडेशन है वो एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं दे रही हूँ। अब अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो बहुत बड़ा फॉल हम ऑलरेडी प्राइजेस में देख चुके हैं, क्योंकि 1970-80 के हाई से जो ये टूटा है, मेरे हिसाब से अभी ये 1455, तो काफी बड़ा हमने एक फॉल ऑलरेडी देख लिया है। 26% का फॉल ये हम देख चुके हैं। इसमें भी निकलने की सलाह तो मैं नहीं दूंगी, प्रोवाइडेड अगर व्यू लंबी अवधि का है, क्योंकि अगर लंबी अवधि में कुछ लोग एक डिफेंस को एक एज अ पोर्टफोलियो स्पेस मान के ही अगर रखते हैं, फिर उनको निकलने का जरूरत नहीं है। वेट कर लीजिए, कुछ समय लेंगे ये काउंटर्स, लेकिन फिर से ठीक होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेडिंग के मन से ही लिया है तो फिर थोड़ा सा बिल्कुल निकलना चाहिए, क्योंकि आज का ये जो फॉल है ये सिग्निफिकेंट है। इन एनी केस अगर ये 1450 के नीचे का क्लोज देता है, थोड़ी मंदी और गिरा सकती है छोटी अवधि में। एक जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट ऑफ द डे है डिफेंस में वो है डेटा पैटर्न। अम्बाला जी देखिए जरा, 9.9% नीचे 2267 2268 के आसपास चलता हुआ, और अब जिस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और क्या करें अभी? जी जो है वो निकल जाइए। देखिए दिस इज
इन्हीं चीजों को आपको दोबारा और सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा। बस इस बात को अगर आप समझ जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। तो फिलहाल के लिए आप हैं तो आप निकल जाइए। और मुझे याद है कि मैंने डेटा पैटर्न्स को लेकर के 2200-2300 की बात की थी कि वहां तक आ जाएगा, आ गया है, बट अभी भी मुझे लग नहीं रहा कि इसको यहाँ पर दोबारा खरीदना चाहिए या फिर खरीदना भी चाहिए। जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। 2000 से 1920 आसपास आएगा, तब एक बार और रिव्यू करेंगे। उस बीच में अगर बजट आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर इस कंपनी के रिजल्ट आ गए तब उसको एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि क्या प्रोजेक्शन कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की, तब इसमें फिर एक बार वापस से व्यू बनाएंगे। बाय दैट टाइम ये अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के पास भी चला जाएगा। तो वहां पर भी देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, बट डोंट बाय एज ऑफ नाउ। तो एग्जिट ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि और यहाँ से 10-15% का डिक्लाइन मुझे बहुत आसान दिख रहा है। और रही बात कि जब मैं यहाँ पर एक एग्जिट की बात कर रही हूँ तो एक दूसरे स्टॉक में भी एग्जिट की बात की थी, उसकी जगह पर थोड़ा सा ही, फुल एक्सपोजर तो नहीं बोल रही, लेकिन यूनिमैक जो है सेक्टर से डेवलपर दुगने मल्टीपल्स पर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं यूनिमैक अभी 900 के आसपास जो चल रहा है, यहाँ थोड़ा सा अगर चाहें तो छोटे रिस्क पर एक अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो यूनिमैक में अगर आपको देखना है तो 900 के आसपास खरीदारी की कोशिश कीजिए फिलहाल के लिए। एंड 960 स्विंग ट्रेड अगर करना है तो 960 रुपए का पहला टारगेट एंड लगभग 1020 का दूसरा टारगेट आप यहाँ पर देख पाओगे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली एंड हैव टू वाली कंडीशंस में 830 रुपए का जरूर मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये ब्रीच हो रहा है इसका मतलब देयर इज समथिंग वर्स्ट इज कमिंग। तो 830 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करो, 900 के आसपास बाय करिए, 960 का और 1020 का ये दो टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। जो टाइम देना है, टाइम इसको 4-5 हफ्ते से ज्यादा मत दीजिए, इसमें जो मिले वो लेकर निकल भी जाइएगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। यूनिमैक केयरो में जो है एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके आप ले सकते हैं, ये सलाह निकल के आई है। डिक्सन में आज काफ़ी क्वेरीज हैं, नरेश कुमार जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में क्या करें। इन्होंने 14,250 पे लिया है और अब 10,800 के आसपास आ चुका है। क्या टिप्पणी रहेगी आस्था मैम, जरा देखिए डिक्सन को लेकर के, जिस तरीके से नीचे जा रहा है और अब इनकी खरीद से तो करीब 4,000 के आसपास नीचे आ चुका है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए डिक्सन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि डिक्सन में भी बहुत अच्छा खासा करेक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राइजेस के अंदर, और ये जो करेक्शन है ये अभी रुकने का नाम नहीं लेगा ऐसा लग रहा है, और ये और भी डीपन होगा और भी गहराएगा। 1000 माफ कीजिएगा 10,768 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार 9,900 तक बिल्कुल ये जा सकता है, यानी कि यहाँ से भी 700-800 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। वीक लग रहा है ये काउंटर, पोजीशंस तो बिल्कुल भी बनाने की सलाह नहीं है। नई पोजीशन बाइंग साइड पे लिया हुआ है तो 9,800 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, नई पोजीशंस ना बनाए, और मेरे हिसाब से थोड़ी वीकनेस अभी और आ सकती है तो उसकी तैयारी रखें। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इस बीच आगे बढ़ते हैं और काफ़ी सारे सवाल हैं। एक तो जरा कोल इंडिया के बारे में जानना चाहेंगे। कोल इंडिया पे भी आज काफ़ी सवाल लोग पूछ रहे हैं, ये बैक बेंचर्स कुछ कह रही हैं मैम? हाँ जी, मैं डिक्सन के बारे में एक चीज बोलना चाहती हूँ। डिक्सन 17,200 पे था जिस दिन मैंने ये बोला था कि अभी बाय मत करो, ये 10,500 के आसपास आपको मिलेगा, उस समय इसमें बाय के बारे में सोच सकते हैं। उस वीडियो पे मतलब कई सारे लोगों ने बहुत सवाल पूछे थे, 17,300-200 का चल रहा है, बोल रहे हो कि 10,500 पे आएगा, तो हम अब क्या मतलब कुछ भी ऐसे लोग बोल रहे थे। एंड नाउ सी डिक्सन इज एट 10,700 के पास आ गया है, बट यहाँ पर भी खरीदने के व्यू अब मैं वापस से क्योंकि उस समय मैंने बोला था कि 10,500 के आसपास खरीदने का व्यू रखिएगा, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ उस चीज को, स्टेटमेंट को रिवाइज कर रही हूँ कि और रुको, अभी और मत खरीदो उसको 10,500 के आसपास, शायद 10,500 पे कल आ जाए, बट इसमें आप और थोड़ा सा डिप का वेट करना 9,200 के आसपास का, वहां पर एक बार सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा और इसमें इसकी जो पॉसिबल डाउनसाइड थी उसको और थोड़ा बढ़ाया है, 9,200 के आसपास भी आ सकता है, तो वहां पर थोड़ा खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, बट 10,500 पे नहीं, क्योंकि स्टॉक का नाम आया है तो उसको बता देना जरूरी था। बड़ी गिरावट इस समय बढ़ती हुई बाजार के अंदर और अब जो है करीब करीब 0.25% की गिरावट निफ्टी के अंदर,
25,361 का लो लग गया है। 25,400 को निफ्टी ने बहुत ही तेजी के साथ तोड़ा है। 25,361 का लो लगाने के बाद 25,375 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो बाजार में अब गिरावट काफ़ी तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 0.25% से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। 25,377 का लेवल। एक बार जरा स्क्रीन पर बाकी सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप भी जरा फटाफट दिखाइए। बाजार में दबाव बढ़ता हुआ, ऐसे बाजार में अब थोड़ी सी टेंशन वाली बात यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए 85,653 पे जो है करीब 600 अंक नीचे इस समय सेंसेक्स। स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो 2% से ज़्यादा की गिरावट, और यही वजह है कि मिड कैप स्मॉल कैप की जो गिरावट है उसकी वजह से हम देख रहे हैं ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतनी ख़राब स्थिति में है। महज 500 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और 2500 से ज़्यादा शेयर जो है वो इस समय गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडियन विक्स जो है आप देख सकते हैं, जो कि उतार चढ़ाव का प्रतीक होता है, उसमें जो है प्रेशर बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत 10-10 सेकंड की टिप्पणी मैम, अब जिस तरीके से बाजार गिरता हुआ आप दोनों की जाना चाहेंगे। आस्था मैम, कैसा लग रहा है अब ये गिरावट और कहाँ तक जाती हुई, कहाँ थमती हुई दिखाई दे रही है? जी देखिए, बिल्कुल जब हमने शो स्टार्ट किया था तभी मैंने बोल दिया था 25,200 तक। पहला तो 25,300 समथिंग का लेवल था और उसके बाद 25,200 का मैंने एक अल्टीमेट लेवल बोला था। तो बात वही है, वीक ही लग रहा है ये काउंटर। और अब जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन 25,200 तक भी हम ये गिरावट देख सकते हैं। मे बी आज ना आए पर आने वाले दिनों में आ सकती है। तो बिल्कुल वापस से यही बात कहना चाहूंगी, अभी इस गिरावट को देखते हुए आप इसमें खरीदारी करने की चेष्टा ना करें और एक बार जस्ट मार्केट को वेट एंड वॉच मोड में ले जाइए और बस उसमें सिर्फ आप वेट करिए। अभी खरीदारी करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ये देखते हुए कि गिरावट बहुत ज्यादा गहरा रही है। बाजार में गिरावट गहरा रही है, अभी एकदम से बाय करने की कोशिश ना करें। जो लोग भी सोच रहे हैं थोड़ा थम जाएं, अभी अग्रेसिव होकर के अभी अगर खरीदें कि नहीं गिर गया है तो खरीदें। यहाँ से गिरावट और बढ़ सकती है, जब तक रिकवरी के साइन नहीं हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तब तक अभी रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए। अंबाला मैम, आपका व्यू 30 सेकंड में। मैं मानती हूँ कि हर गिरावट मौका होती है। मैं मानती हूँ कि हर गिरावट में मौके होते हैं, लेकिन इसका अपवर्ड साइड अपवर्ड समझ लीजिए कि हर गिरावट में मौके नहीं भी होते हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की बात है। मैंने निफ्टी के वो आपको जो बोला है कि 25,150 तक आ सकता है, 25,100 के आसपास आ सकता है, अभी और 1-1.5% अभी और दूर है। तो खरीदारी करने से पहले रुको, समझो, थोड़ा सा रुक जाओ। कहीं नहीं जाने वाली मार्केट, प्राइस ही बदलता है। आपके पास अगर पैसा है ना तो आपको डील्स मिल जाएंगी, बस इस बात को ध्यान में रखिए। अब वो डील किसी में भी बन सकती है, वो सौदा आपका किसी में भी बन सकता है। अपने पैसों को बचाने की स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल रखने वाली अप्रोच होनी चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। डरो मत, इस गिरावट में अच्छे मौके बनेंगे। और ये जब आपको रिटर्न देना शुरू करेंगे तो जो आप अभी खो के जब छोटा स्टॉप लॉस काटते हैं तो ईगो दुखती है कि मैंने क्या कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपने कैपिटल बचा लिया तो आपके जिंदा रहने की, मार्केट में जिंदा रहने की आपकी जो दायरा है, जो चांसेस बन जाते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिस्की है मार्केट, अभी पैसा मत लगाओ। चलिए अभी पैसा मत लगाइए, दोनों लोगों की राय यहाँ पर ये है। और इस बीच 1,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों से यही अपील है कि इस गिरते बाजार में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऐसे में कोई भी चीज़ें देख करके कुछ भी मत खरीदिए। कोशिशें कीजिए इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की, ताकि लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो हैं उनकी बातें सुने, किसी भी की बात सुन करके ऊट पटांग पैसे ना लगाएं। चलिए हमारे साथ फोन लाइन पे उमेश जी हैं लखनऊ से। उमेश जी को नमस्कार। बिल्कुल सर, नमस्कार। थैंक यू सर, हमारा कॉल लेने के लिए। मैं काफी दिन से प्रयास कर रहा था आपसे बात करने के लिए, लेकिन नहीं बात हो पा रही थी। माफी चाहेंगे उमेश जी, माफी चाहेंगे। और कोई जी जी जी, लेकिन आपसे तो कई बार बात हुई है उमेश जी। सर, पहले मैं आपको तो फॉलो कर काफी दिनों से कर रहा हूं और अभी नहीं हुई से। हाँ, इधर कुछ दिन से नहीं हुई, काफी दिन से नहीं हुई, तो माफी चाहेंगे सर उसके लिए। मैं फंस गया हूँ। कहाँ फंस गए? 2 शेयर में साहब काफी फंस गया हूँ मैं काफी दिनों से। अच्छा। और काफी नुकसान हो रहा है, तो इस पे थोड़ा सा हमारा कष्ट निवारण करवाइए बताइए से। ये एक तो सर्वोटेक है, 300 शेयर है, 137 पे। 137 पे लिया हुआ है आपने? अच्छा हाँ, 300 शेयर है सर। और दूसरा है ट्रेंट, 8,000 पे लिया था, 20 शेयर हमने। ओहो हो,
सर्वोटेक आ गया 67 पे, ये कितने कितना 137। सर कहाँ थे आप, मतलब आधा हो गया आपके भाव जो है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने। बिल्कुल सर, मिस्टेक बहुत बड़ा किया है। अब ट्रेंड में भी अभी कुछ रिकवरी के साइन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलिए एक एक दोनों प्रश्नों के उत्तर हमारे दो विशेष मेहमानों से पूछ लेते हैं। पहले जो है एक सवाल सर्वोटेक पे आस्था मैम आप उत्तर दे दीजिए, ट्रेंड पे अंबाला जी आप दे दीजिए। आप दोनों जरा उमेश जी की जो उलझन है उसको दूर कीजिए। क्या सलाह रहेगी आप लोगों की? जी बिल्कुल, देखिए सर्वोटेक पावर सिस्टम्स की बात करें तो बहुत ज्यादा ये काउंटर टूट चुका है। और ये आपने सही इनको बोला कि स्टॉप लॉस क्यों नहीं प्लेस किया इन्होंने, क्योंकि सर देखिए जब मार्केट खराब होते हैं तो फिर स्टॉप लॉसेस की अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं यहाँ पे सर्वोटेक की बात करूं तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इसके फेवर में इतनी स्ट्रांग नहीं है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी कुछ ऐसी खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही। तो जब कंपनी ऑलरेडी फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रही और मार्केट खराब है तो वो दुगनी मार पड़ती है ऐसी कंपनीज पे। तो वो चीजों को आप हमेशा ध्यान रखें। वैल्यूएशंस भी ज्यादा हैं, फाइनेंशियल्स में ग्रोथ नहीं आ रही है, सेल्स में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है, वैल्यूएशन ज्यादा है, तो उसमें मार ज्यादा ही पड़ती है। तो सर आप एक काम जरूर करिए, बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे आप जाके जो भी आप स्टॉक ले रखे उनको ट्रैक करना चालू कीजिए। उनके नतीजे कब आ रहे हैं, नतीजों में क्या आया है, तो उसमें क्या होता है सर, तुरंत निर्णय लेने में हमें एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि कभी कभी ये शो पे आप कॉल करेंगे तब तक आप वेट करेंगे, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल कॉल करिए, लेकिन खुद भी आप अपना एक जरूर रिजल्ट्स का एक एनालिसिस करते रहें, तो इतने बड़े नुकसान आप नहीं देखेंगे। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कंपनी में कहाँ दिक्कत हो रही है और हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी में दिक्कत यही है कि ग्रोथ नहीं है और वैल्यूएशन बने हुए हैं हाई, और इसी वजह से ये टूटा हुआ है। तो अब क्या करना है, मेरे हिसाब से 67 के आसपास ये चल रहा है, अभी थोड़ा सा और वीक होगा सर। अब आपकी क्या तैयारी है इतनी वीकनेस की? अगर आप इतनी वीकनेस देखने के लिए तैयार हैं, कहां तक की वीकनेस आ सकती है? 67 पे चल रहा है, हो सकता है कि 60 रुपए तक भी ये काउंटर आ जाए। तो वहां तक की अगर तैयारी है तो बने रहिए और नतीजों का इंतजार करिए। लेकिन मैं फिर आपसे एक निवेदन करूंगी कि थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा देखना चालू करें, और यहाँ पे शो पे जरूर कॉल करके पूछें, आप भी निगरानी रखें। और लग रहा है कि कुछ गड़बड़ लगती है नतीजों में, तो यहाँ पे जो भी विशेषज्ञ आते हैं उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो क्या अभी भी हम बने रहें? तो जल्दी एग्जिट करने में बहुत सहायक ये इस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अभी जस्ट यही कहना चाहूंगी कि अगर बड़ा ये स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कुछ नुकसान बुक करके निकलने की सलाह रहेगी, कुछ में तो आप एग्जिट करिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। मैम आपकी टिप्पणी यहाँ पर क्या रहेगी ट्रेंड को लेकर के अंबाला जी? हालांकि जी यस यस मैं हुई यहीं पर, लेकिन कुछ सोच रही थी। अलाउ मी दिस। स्टॉप लॉस छोटा रखा तो नींद चैन की आई, स्टॉप लॉस छोटा रखा तो नींद चैन की आई, जो ईगो लेकर बैठा उसने अपनी पूंजी गवाई। सो प्लीज, बहुत शानदार जी जी, थैंक यू। बस इसमें मैं इतने ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, गलत होने की हिम्मत दिखाइए। एनालिसिस गलत हो सकती है और उसका सिर्फ एक ही उसको भरपाई है कि स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ। अगर ये नहीं किया तो फिर मुश्किल बहुत बढ़ जाती है, फिर डिसीजन इमोशनल हो जाते हैं। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बोल रही हूँ। स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर ऐसे लगता है कि अब क्या करूं और अब क्या करूं। तो वही चीजें, प्लीज डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस। समय रहते अगर आप एक उसको काट लेंगे तो दोबारा मौके मिल जाएंगे, अगर नहीं तो फिर अपॉर्चुनिटी जाएंगे। फॉर नाउ ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो बजट के दौरान एक एक्सपेक्टेशन है मेरी कि डोमेस्टिक कंजप्शन को लेकर के शायद चांसेस हैं कि गवर्नमेंट कुछ बूस्ट लाए, बट इस स्टॉक को कितना इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं उसको आप इस चीज से देखो कि ये चलेगा या नहीं। इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है, 13.5% के आसपास का इसका वाई ऑन बार बेसिस पे प्रॉफिट है। जबकि ये कंपनी अगर आप देखोगे रिटेल, अब ट्रेंड सबको मालूम है, तो सेक्टर से लगभग 3 गुना महंगा है। ये जो प्रॉफिट है इसके 3 टाइम मल्टीपल्स को जस्टिफाई नहीं करता।
तो चांसेस यहाँ से कम है कि ये अब बहुत जल्दी रिवाइव हो। देयर आर वेरी वेरी चांसेस, लाइकली चांसेस कि ये और थोड़ा गिरेगा और इसकी गिरावट इसको कहीं ना कहीं 3100 और 3200 तक लेकर के जाएगी। अभी 3850 के आसपास है। बाउंस को इग्नोर कर दो, अगर आप वो कर सकते हैं तो इसका ही कैपिटल निकाल लीजिए फॉर नाउ, और जब ये 3200 3300 पर आए दोबारा इसमें डाल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ इट्स अ वेरी हार्ड एग्जिट, आप एग्जिट लेने की कोशिश करिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से मैम? बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं। सिमिलर रिकमेंडेशंस हमने अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर की हैं, चाहे वो कमोडिटी हो या फिर डेरिवेटिव्स हो या स्टॉक्स के रिकमेंडेशंस हो। ये हमेशा स्टॉक्स रिकमेंडेशन होती रहती है। आज के मार्केट में आप लोगों को डिसीजन बस हमेशा यही लेना है, स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दीजिए। दैट्स ऑल। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, समझते हुए काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।